गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी के हमारे नेक्स्ट लेक्चर की। जो हमारा लास्ट था उसमें हमने दोनों लेक्चर में कंप्लीट किया है। एक में हिस्ट्री पूरी तरह से कवर की है और दूसरे में हमने उसकी संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कक्षाओं पर शुरुआत कर दी थी। आज अभी भी हम कक्षाओं पर चर्चा करेंगे, उन कक्षाओं पर जानेंगे कि क्या बेनिफिट है उसके और सारी कक्षाओं के बारे में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है उस पर भी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोग जो जुड़ चुके हैं, आशीष, दानाराम, मीना, चंदन, पुष्पेंद्र, प्रवीण, सुरेश, आकांक्षा, ममता, राहुल, संतोष, विक्रम, हेमंत, राहुल, उसके बाद हैकर रावत, इलियास, उसके बाद मानसी, अमरजीत, रंजीत और गो स्टडी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आइए हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और जिस तरीके से हम नोट्स बना रहे प्लीज उसी सीक्वेंस में चलने दीजिएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि पीटी और मेंस में अगर कोई भी सवाल आएगा तो आसानी से कवर होगा। पीटी में एक बार करंट अफेयर आपको कवर करना होगा, लेकिन मेंस में मैं जितना करवा दूंगा, जितना लिखवाऊंगा उसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि उससे बियॉन्ड सवाल नहीं आने देंगे, इसकी हमारी श्योरिटी है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में उन लोगों की मदद कर दे जिन्हें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और कोई भी कठिनाई आ रही है। आप अनअकैडमी प्लस जो प्रभाव है उस पर सभी क्लासेस अब देख सकते हैं। टाइम डिसाइडेड है तो सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। इसमें स्पेशल क्लासेस के भी ऑप्शंस हैं और अनअकैडमी प्लस पर आप देख सकते हैं एक कंप्लीट टीम है जो आपको यूपीएससी, पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराएगी। अगर हम बात करें तो हमारा जो नया कोर्स अब आने वाला है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के इस कोर्स को मैं दबावपूर्ण तरीके से कहूंगा कि जरूर कवर करिएगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है क्योंकि इसमें से औसतन 15 से 18 सवाल आएंगे और हम इसे कवर इस तरीके से करेंगे कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू कहीं पर भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा यह सिलेबस स्टार्ट होगा 13 तारीख से और 5 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद फिर हम आएंगे सीसेट पर। इसके बाद हम सीसेट की क्लासेस देखेंगे। 18 लेसन है, मतलब लगभग 36 घंटे की क्लासेस हम इसमें लेंगे। और इस समय आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप में से कई लोग मैं देख रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन में 7 डेज के ट्रायल में मैं नाम देख पा रहा हूं कुछ लोगों के। आप 7 डेज का ट्रायल जरूर देखिएगा ताकि आपका आइडिया लग जाए कि किस तरीके से प्लस पर पढ़ाया जाता है। सब्सक्रिप्शन आपके पास 12 महीने और 24 महीने से लेकर 1 से लेकर सभी टाइप के सब्सक्रिप्शन है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन इसलिए हम बार बार प्रेफर करते हैं क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है, तो 12 महीने का मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूरी है। आप यहां पर अगर एमके लाइव रिफर कोड यूज कर लेते हैं तो यह आपके लिए 31,500 में ही हो जाएगा अगर रिफर कोड अप्लाई करते हैं तो। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 56,000 का है। रिफर कोड अप्लाई करने पर आपको यह सब्सक्रिप्शन केवल 50,400 रुपीज में ही अवेलेबल होगा। अगर एक सिंपल सी बात हम आपसे कहें तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन वे लोगों के सजेस्ट करूंगा मैं जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं या हमारी ही क्लास के द्वारा सारा सिलेबस कवर करना चाहते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को टारगेट करते हुए गेट सब्सक्रिप्शन पर आ जाइए। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप रिफर कोड में एमके लाइव लिख दीजिए और अप्लाई करा दीजिए। जैसे अप्लाई हो जाएगा तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा और 10% का डिस्काउंट होने के बाद ये 31,500 रुपीज में अवेलेबल होगा। इस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलने वाला है तो मैं बता दूं कि सब्सक्रिप्शन में आपकी सीसेट अगर पूरा का पूरा कवर होगा, कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी कवर होगी, पूरा का पूरे ऑप्शनल जितने भी हैं मैक्सिमम ऑप्शनल इसमें आ चुके हैं तो ऑप्शनल पेपर कवर होगा। एथिक्स के लिए आपको अलग से क्लास नहीं करना है, एसे के लिए आपको अलग से क्लास नहीं करना है। चारों जीएस के पेपर, पीटी की पूरी तैयारी, मेंस की पूरी तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, स्ट्रेटजी की क्लासेस, कंप्लीट टेस्ट सीरीज पीटी की। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो एक सिंपल सा सजेशन हम आपको दे सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं
इस तैयारी के साथ 2020, 2020 या 2021 के लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। आज के क्लासेस की सबसे पहली बात हम देख रहे हैं, जो कल हमने आपको समझाया था, हमने थोड़ी बहुत चर्चाएं कर ली थी कल वाली क्लास में, अगर आपको याद आता हो तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, इसमें विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में 3 कक्षाओं के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहली कक्षा थी लियो की, फिर दूसरी कक्षा थी मियो की, तीसरी कक्षा थी जियो की। इस कक्षा का जो बेनिफिट है कि यह 24 घंटे का टाइम पीरियड यहां मिलता है, 24 घंटे में वो रिवॉल्व कर जाता है। मैक्सिमम एरिया वो कवर करता है, मैक्सिमम एरिया तक आप अपने सिग्नल को भेज सकते हैं। इस कक्षा की खासियत थी कि यहां पर इमेज भी अच्छी आ जाती है, और हम कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम एरिया ना सही लेकिन ठीक ठाक एरिया, एवरेजन एरिया कवर कर लेता है। और लियो के बारे में हमने चर्चा की थी कि सबसे नजदीक है और इस कारण से इमेज की क्लैरिटी काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो लियो, मियो और जियो के बारे में चर्चा की थी, लेकिन कुछ और कक्षाएं मैं अभी आपको और बताना चाहूंगा क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। एक कक्षा होती है हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी उपग्रह को किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांसफर करते हैं, जब हम किसी उपग्रह की स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो वो अपने पथ को छोड़ देगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा तो कक्षीय वेग पढ़ा होगा। जब कक्षीय वेग बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी ऊंचाई इंक्रीज हो जाएगी। तो हम एक सिंपल सी बात आपसे कह सकते हैं कि जैसे ही उपग्रह की गति या उसको ऊर्जा दी जाती है तो वो अपने स्थान को बदलता है। तो अपने स्थान को बदलने के लिए वो जिस पथ का अनुसरण करेगा, उस पथ को हम नाम देते हैं हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट की मदद से हम लियो की कक्षा से किसी उपग्रह को जियो की कक्षा में डाल सकते हैं, और हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट की मदद से हम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह को उपग्रहों को भेज सकते हैं। एक बार में हम कई उपग्रहों को जब लॉन्च करते हैं तो वो अलग अलग कक्षाओं में कैसे भेजे जाते होंगे? पहले सारे उपग्रह एक ही कक्षा में भेजे जाते हैं, फिर उनमें से जिन उपग्रहों को हमें दूसरी कक्षा में भेजना है, हम हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट की मदद से उसे किसी दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा होती है जो किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उपग्रहों को ले जाने में मदद करती है। अब हम एक और बात इसमें समझने की कर रहे हैं, पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऐसी सारी कक्षाएं जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव में अपना परिक्रमण पूरा करती होगी, जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव में अपना परिपथ पूरा करती होगी, जो इस रास्ते का अनुसरण करती, उसे ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। पहले शब्द समझ में आ गया? जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव या दक्षिण से उत्तरी ध्रुव कभी भी, लेकिन मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से ऊपर से नीचे करेगी, ये कोई भी कक्षा को आप ध्रुवीय कक्षा कहेंगे। लेकिन इस ध्रुवीय कक्षा में जो मध्य की कक्षा है, इस मध्य की कक्षा को हम नाम देते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकारी कक्षा। आइए देखते हैं ऐसा क्यों कहते होंगे, इसका नाम सूर्य तुल्यकारी कक्षा क्यों रखा होगा। ये सारी कक्षाएं ध्रुवीय कक्षाएं हैं। इनमें से ये वाली जो कक्षा है इसे कहते हैं सन सिंक्रोनस सूर्य तुल्यकारी कक्षा। ऐसा इसलिए कह देते होंगे सूर्य तुल्यकारी कक्षा, इसे इसलिए कह देते होंगे क्योंकि इस कक्षा में कोई भी उपग्रह कहीं पर भी आए वह सूर्य को हमेशा देख सकता है। तो सूर्य के सापेक्ष में एक तरीके से वो रुका हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि वह सूर्य तुल्यकारी कक्षा है। जैसे देखना, ये ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मान लो यहां पर वो उपग्रह है, तो यहां सामने मान लेते हैं कि सूर्य है,
सामने सूर्य है तो यहां आ जाए उपग्रह, यहां उपग्रह आ जाए, यहां उपग्रह आ जाए, कहीं पर भी उपग्रह अगर आएगा तो सूर्य तो उसके लिए कभी बंद ही नहीं होगा, उस पर कभी रात नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि वो एक ऐसी जगह पर है जो सूर्य के सापेक्ष में स्थिर है। इस कारण से हम इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये जो शब्द है, ये सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट हमने शब्द यूज किया है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो हमने यहां पर यूज किया है, उसका सिंपल सा मतलब है कि सूर्य को वह उपग्रह सूर्य के सामने कभी भी रहेगा ही, कभी भी रहेगा ही। फिर वैसी एक और कक्षा होती है जिसका नाम हमने कल आपको बताया था, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, लेकिन हम उसे भूमध्य रेखा की कक्षा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा की कक्षा, भूमध्य रेखा की कक्षा, भूमध्य रेखा की जो कक्षाएं होती हैं, ध्यान देना जरा प्लीज, ध्यान दीजिएगा प्लीज इस बात को। ये सारी कक्षाएं भूमध्य रेखा की कक्षाएं हैं, ये सारी की सारी भूमध्य रेखा की कक्षाएं हैं। लेकिन इस भूमध्य रेखा की कक्षा में इस कक्षा को हम कहेंगे भूस्थैतिक, भूस्थैतिक। और इसके बाद जो कक्षा की बात हम करेंगे, इसके बाद जो कक्षा की बात हम करेंगे, इस प्रकार की कक्षा को हम नाम देंगे भूतुल्यकारी। देखना, भूतुल्यकारी क्यों कह रहे होंगे, भूतुल्यकारी क्यों कह रहे होंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो सीधी नहीं है, सीधी नहीं है, वो घूमी हुई है, टिल्ट है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। तो जब आप ऐसे घुमाएंगे किसी भी, हम मान लेते हैं किसी उपग्रह को आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे मान लेते हैं कि आप भूस्थैतिक कक्षा में घुमा रहे हैं, तो फिर भी भूस्थैतिक में वो किसी स्थान के सापेक्ष में स्थिर है, किसी स्थान के सापेक्ष में वो स्थिर है, लेकिन वह पृथ्वी के समान दूरी पर नहीं है। हम कह सकते हैं कि वह किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर है, लेकिन जब हम उस कक्षा को इस तरीके से कराएंगे, इस तरीके से कराएंगे, टिल्टेड कराएंगे, जैसे यहां पर पृथ्वी भी टिल्टेड है, तब आप कहेंगे कि वो बिल्कुल पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान 23 घंटे 46 मिनट 4 सेकंड में अपना चक्र पूरा करेगी, और वह बिल्कुल पृथ्वी के जैसी ही टिल्टेड है। इस कारण से इसका नाम रखा है भूतुल्यकारी। शायद आज आप लोगों को समझ में आया हो कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस अलग अलग क्यों हैं। क्योंकि जो भूस्थैतिक हैं, वो जो भूस्थैतिक है वो एक वृत्ताकार पथ है, वो एक वृत्ताकार पथ है, जबकि ये एक दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। और यह पृथ्वी क्योंकि टिल्ट होती है, तो यह जब एक तरीके से टिल्टेड होगा, तब जाकर वह पृथ्वी पर हम कहेंगे तुल्यकारी काम कर सकता है, सिंक्रोनस, समान काम कर सकता है। इसी कारण से जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस थोड़ा सा अलग अलग होता है। पर यहां आपको यह जरूर समझना है कि भूतुल्यकारी की जो कक्षा होगी उसमें कभी वो दूर और कभी नजदीक होगा, दीर्घ वृत्ताकार यहां पथ होगा और यहां पर वृत्ताकार जनरली पथ होता है। तो एक सिंपल सी बात आप याद रखना कि ये जो सारी कक्षाएं भूमध्य रेखा के आसपास मिलती हैं, उसे भूमध्य रेखीय या इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी कह देते हैं, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के अड़ोस पड़ोस में ही है। जो ध्रुवीय कक्षा होती हैं, जो ध्रुवीय कक्षा होती हैं, जनरली वह लो अर्थ ऑर्बिट के जैसी होती हैं, और जो भूमध्य रेखीय कक्षा होती हैं वो जियो के जैसी होती है, जियो के जैसे होती है। पहले डाउट देख लेते हैं आप लोगों के, फिर आगे बढ़ते हैं। जहां कोई उपग्रह प्रक्षेपित होते हैं वे स्पेस स्टेशन तटीय क्षेत्र में क्यों होते हैं। जहां से कोई उपग्रह प्रक्षेपित होते हैं, खेत सिंह राठौर का जो सवाल है, खेत सिंह राठौर का जो सवाल है कि जहां से उपग्रह प्रक्षेपित होते हैं वो तटीय स्थान पर क्यों होते हैं, मैं उसका रीजन बता रहा हूं। जहां से भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे सामान्यतः वह तटीय स्थान पर, तटीय स्थान पर, साथ ही साथ वह विषुवत रेखा के नजदीक बनाए जाते हैं। विषुवत रेखा के नजदीक इसलिए क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम होता है, और तटीय स्थान पर इसलिए ताकि उसे कहीं पर भी मानव की आबादी को से बचाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यदि मान लो कि वो रास्ता भटक जाए
और उसको तबाह करना पड़ जाए तो हमारे पास कहीं तो विकल्प होना चाहिए, कहीं तो उसे खत्म किया जा सके। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि उसके दक्षिण वाले या उसके पीछे वाले हिस्से में समुद्र होना चाहिए, ताकि कहीं पर भी अगर उसे समाप्त करना पड़ा, उसकी दिशा बदलनी पड़ी, तो हम उसे समुद्र में समाप्त कर सके, ताकि उसके दिशा परिवर्तन के कारण आम जन का जो जीवन है वो प्रभावित ना हो। मियो की कक्षा में रामजी सिंह ठाकुर का सवाल है, मियो की कक्षा में हमारा कोई उपग्रह नहीं है। मियो की कक्षा में हमारा कोई उपग्रह नहीं है, हमारे सारे उपग्रह दो ही कक्षा में हैं, लियो और जियो में। हमारे सारे उपग्रह दो ही कक्षा में हैं, लियो और जियो में। मियो में हमारा कोई उपग्रह नहीं है। हम देखेंगे क्यों नहीं है, पर डाउट देखते चलते हैं। विषुवत रेखा के नजदीक बनाने तो तमिलनाडु में बनाना चाहिए था। बिल्कुल राहुल पंजाबी, वो कोई गलत बात नहीं कि तमिलनाडु में बनाना चाहिए था, कन्याकुमारी में बनाना चाहिए था। लेकिन आप ये भी तो देखो कि जब मैंने महासागर आपको पढ़ाए थे तो मैंने महासागरों का वर्णन बताया था कि आपके पास कौन से और कितने क्षेत्र है। इस कारण से हम ये कहेंगे कि यहां पर तमिलनाडु की ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो ये कटा फटा नहीं है, ये कटा फटा नहीं है, और इस कारण से बहुत ही कम जगह है जहां पर हम इसको लॉन्चिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम इस जगह पर कटा फटा है यहां यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पर उसके पीछे के साइड में आम लोग रहते हैं, इसलिए यहां पर कभी भी नहीं बनाए जा सकते हैं। हमेशा इसी जगह पर बनाए जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं उसके पीछे हमेशा समुद्र रहें, ताकि कभी भी उसकी दिशा परिवर्तन करने पर उसे समाप्त किया जा सके। ये कम कटापटा है, इस कारण से केवल यहां जगह मिलती है, और जब जगह नीचे मिलती है तो वो हमारे दायरे में नहीं आता है। यहां पर कहीं ना कहीं श्रीलंका और भारत दोनों का दावा होगा, इसलिए हमें उसे थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ा, हमें ऊपर बनाना पड़ा, और हमें आंध्र प्रदेश तक जाना पड़ा। कुमार गौरव, ज्योग्राफी की क्लास बिल्कुल बंद हो चुकी है, हम देखेंगे उसे जनवरी फरवरी में ज्योग्राफी। जियो में कितने उपग्रह? पुष्पेंद्र, उपग्रह कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। कैसी गंदी गंदी बातें तुम लोग करते हो। उपग्रह कितने हैं ये कैसे हम कह देंगे, क्योंकि हम 1970 से उपग्रहों को प्रक्षेपण करना शुरू कर चुके। 75 में पहला किया था, तो बहुत से उपग्रह वहां हैं जो निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं। हम ये नहीं गिनते कि हमने अभी तक कितने उपग्रह भेज दिए हैं, हम ये गिनेंगे कि हमने कौन कौन से उपग्रह भेजे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, या कौन से उपग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उन पर चर्चा करेंगे। ये हवलदारों जैसे सवाल जो पूछते हो कितने उपग्रह होंगे, ये गूगल कर लिया करो तुम लोग। मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हम किस तरीके की बातचीत यहां पर करेंगे। सैटेलाइट पे ही क्यों लॉन्च करते हैं? समुद्र तटों पर, अभी तो बताया नितेश, समुद्र तटों पर क्यों लॉन्च करते हैं, फिर वही सवाल आ रहा है। जियो कक्षा कितनी दूरी पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर, कल बताया था पुष्पेन हमने 36,000 किलोमीटर। और जो धर्मेंद्र 4 बजे की जो क्लास है वो अनअकैडमी पर चल रही है, मेन चैनल अनअकैडमी पर चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है इंग्लिश मीडियम में। अब हमारी बातों पर ध्यान देना। कक्षाओं के बारे में अब आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी आ चुकी है। लियो, जियो, मियो क्लियर हैं। पोलर कक्षा पता चल चुकी है, ध्रुवीय कक्षा। सन सिंक्रोनस पता चल चुका है, हॉफमैन ऑर्बिट पता चल चुका है, या मैं कहूं तो आपको ध्रुवीय कक्षा के साथ साथ भूमध्य रेखीय कक्षा भी पता चल चुकी है, भूस्थैतिक कक्षा भी पता चल चुकी है। अब मैं आ रहा हूं भूस्थैतिक कक्षा में हमारे कौन से उपग्रह हैं, कौन से उपग्रह हैं और उनका यूज क्या क्या है। अब मैं पूरा फोकस करूंगा केवल भूस्थिर कक्षा पर, और फिर मैं फोकस करूंगा ध्रुवीय कक्षा पर, क्योंकि हमारे भारत के सारे उपग्रह लियो और जियो में हैं। तो लियो ध्रुवीय कक्षा है और जियो भूमध्य रेखीय कक्षा है। तो पहले मैं भूस्थैतिक कक्षा मतलब भूमध्य रेखीय कक्षा पर चर्चा कर रहा हूं, और फिर मैं ध्रुवीय कक्षा पर चर्चा करूंगा। मैं इस चर्चा में आपको 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले उसकी परिभाषा, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से उपग्रह हैं, और मैं बताऊंगा उनके यूज क्या हैं, क्योंकि इसमें मेंस का सीधा सवाल बनेगा। पृथ्वी के भूस्थिर कक्षा में भारत के उपग्रहों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, सीधा सवाल।
यह सवाल बनेगा कि भारत के द्वारा कौन से उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं तथा उनके उपयोग क्या क्या हैं। यह मेंस का सवाल या प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्रुवीय कक्षा से आप क्या समझते हैं तथा इसे सूर्य तुल्यकारी कक्षा क्यों कहते हैं। भारत के कौन से उपग्रह इस कक्षा में हैं तथा उनके उपयोग क्या क्या है। या इसमें सवाल बनेगा कि भारत के द्वारा भेजे गए उपग्रहों के विषय में, अलग अलग कक्षाओं में भेजे गए उपग्रह के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो आपको कुछ जानकारी जियो की देनी पड़ेगी, कुछ जानकारी लियो की। तो मैं एक एक को समझा रहा हूं, ध्यान से नोट करते चलिएगा। शुरुआत कर रहे हैं हम इसमें सबसे पहले भू-स्थिर कक्षा के उपग्रह और उनके उपयोग। जियो स्टेशनरी या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जो भी जियो स्टेशनरी हम कहे कि जियो सिंक्रोनस ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जितने भी हैं अब हम उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। डाउट देख लेते हैं, कुछ लोगों के डाउट अगर है तो। डाउट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारतीय जीपीएस के बारे में बताएंगे विक्रम, अभी भारतीय जीपीएस के बारे में बताएंगे, फिर गलती कर रहे हो तुम। लेक्चर, फिर उसके बाद है ज्योग्राफी और जो डाउट अभी आए हैं, कक्षा में हमारे दूर संवेदी उपग्रह रखे गए हैं, हम देखेंगे कौन से हैं। तो उसके बाद ओनली यूपीएससी है या अदर एग्जाम वाले भी देखो, अदर एग्जाम वाले देखे तो कोई बुरा नहीं है, पर जिस गहराई का ये कंसेप्ट होगा ये यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल, हम एलपीएससी पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम जब इस टॉपिक पर आएंगे तब इस चर्चा पर आएंगे हम। उसमें आंसर राइटिंग डेरी, बिल्कुल उसको आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, आंसर राइटिंग जो भी लोग कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, भू-स्थिर कक्षा के उपग्रह, मैं उन उपग्रहों की चर्चा कर रहा हूं जो कुछ इस तरीके से घूमते हैं। इनकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर होती है पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। तो परिभाषा में क्या क्या कहेंगे हम लोग? परिभाषा ऐसे लिखेंगे, यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इन उपग्रहों का आवर्त काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, अर्थात पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष यह उपग्रह स्थिर दिखाई देते हैं, इसलिए इस कक्षा को भू-स्थिर कक्षा कहा जाता है। इस कक्षा में अधिकतर उन उपग्रहों को रखा जाता है जिनका मुख्य कार्य दूर संचार के लिए होता है, जो दूर संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहां पर दो प्रकार के उपग्रह होते हैं, भू-स्थिर और भू-तुल्यकारी, जिनमें बहुत ही कम अंतर होता है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे अब कौन कौन से उपग्रह हमारे पास है। ये सारा मैंने लिखवाया, ये हमारे लिए भू-स्थिर कक्षा के उपग्रह हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं भू-स्थिर कक्षा में भारत ने कौन से उपग्रह भेजे हैं। भारत ने इस उपग्रहों की श्रृंखला में इनसेट 1AD, इनसेट 1AD का मतलब समझे ना, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D, फिर इनसेट का दूसरा ग्रुप इनसेट 2A2E, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 2D, इनसेट 2E, फिर इनसेट 3A, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3D, इनसेट 3E। हम इसे कहते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। उसके बाद इनके नाम इनसेट बंद कर दिए गए और अब इनके नए नाम रखते हैं जीसेट। अब इसका नाम रखते हैं जीसेट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस, जी का मतलब जियोसिंक्रोनस और एसएटी का मतलब सैटेलाइट, तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। लेकिन इसके अलावा इसका जो मुख्य कार्य है वो जीसेट का प्रक्षेपण संचार के लिए है। लेकिन यहीं पर भारत के नेविगेशनल सैटेलाइट भी हैं। भारत के जो नौवहन प्रणाली के सैटेलाइट है
भारत का जो जीपीएस माना जाएगा, जो रीजनल जीपीएस है, उसके जो सैटेलाइट है वो यहीं पर हैं। तो जीसेट IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, उसके 1A से लेकर 1J तक या 1I तक के सैटेलाइट हमने भेज दिए हैं। 1A से लेकर 1I तक के सैटेलाइट हमने इसी में भेजे हैं। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों किया होगा हमने। लेकिन इसके अलावा इसमें जीसेट के अलावा मेटसेट नाम से एक सैटेलाइट है जिसका नाम कल्पना 1 भी रखा गया है, जिसका नाम कल्पना 1 भी रखा गया है, जिसका नाम कल्पना 1 भी है। तो हम कहेंगे कि कल्पना 1 या मेटसेट जो मौसम के पूर्वानुमान के लिए हैं, और एजुकेशन के लिए यहां पर एजुसेट जोड़ा गया है, एजुसेट भेजा गया है। इसके अलावा हाल फिलहाल में इससे भेजे गए हैं जीसेट 29, हाल फिलहाल में भेजा गया है जीसेट 11। तो जीसेट श्रृंखला के जो नए उपग्रह इसमें भेजे गए हैं वो जीसेट 29 और जीसेट 11 है। रिपीट कर रहा हूं मैं, इस कक्षा में जो उपग्रह भेजे गए हैं वो इनसेट श्रृंखला के थे, पुराने उपग्रह। लगभग अभी इनमें से बहुत से उपग्रह किसी काम के नहीं रहे हैं। इसके अलावा अब जो जितने भी जीसेट आपने नाम सुना, जीसेट आया कि दिमाग में फिक्स कर देना, जीसेट श्रृंखला के उपग्रह जाएंगे तो कभी भी जियो की कक्षा में जीसेट श्रृंखला के उपग्रह जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और उपग्रह हैं, मेटसेट, कल्पना 1 मेटसेट, कल्पना चावला के आधार पर इनका नाम रखा गया है। मेटसेट मतलब मौसम, मेट्रोलॉजिकल के लिए था ये, तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट मौसम के पूर्वानुमान के लिए, और एजुकेशन के लिए एजुसेट। इसमें से कई बार सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव, इनसेट, जीसेट, एजुसेट, मेटसेट, या हम कह सकते हैं कि एजुसेट, कल्पना 1, ये सारे के सारे जो उपग्रह हैं ये भारत के वो मुख्य उपग्रह हैं जो हम कहेंगे कि जियो की कक्षा में उपस्थित हैं। तो परिभाषा भी बता दी और सारा वर्णन भी कर दिया कि ये कौन कौन से उपग्रह हैं। अब हम देखेंगे इनके उपयोग, लेकिन डाउट देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ डाउट और हैं। भूमध्य रेखा से गुजरेगा तो भू स्थिर उपग्रह कहलाएगा, और जो भूमध्य रेखा पर कोण बनाकर गुजरेगा भूतुल्यकारी। बिल्कुल रामजी सिंह, बहुत सही बहुत सही। क्या 1 मंथ तक के लिए अवेलेबल रहेगा? बिल्कुल पुष्पेंद्र, 1 महीने के लिए भी आप कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। धन्यवाद रविकांत। फिर उसके बाद जो डाउट आया है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बीच में 2 डिग्री का अंतर क्यों रखा जाता है? वो इसीलिए रखा जाता होगा ताकि किसी भी प्रकार से कोई टकराहट ना हो। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने नहीं पढ़ाए हैं? मैं समझा नहीं सचिन, क्या कहना चाह रहे हो? ज्योग्राफी में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तो, पर अभी हम देखेंगे उसे बाद में। धन्यवाद विनोद। फिर है साइंस एंड टेक पूरा पढ़ लिया है आपसे, धन्यवाद अनुभव। इन सैटेलाइट का प्रयोग बताए। बिल्कुल, हम धर्मेंद्र अब उनके प्रयोग पर ही आ रहे हैं। एजुसेट पहली बार 2005 में भेजा गया था। बिल्कुल पुष्पेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, इतने ईयर मत याद रखा करो। तैयारी जब करते हो यूपीएससी की तो थोड़ा कंसेप्चुअल चला करो। जीसेट 11 फ्रेंच गुआना से हुआ था। बिल्कुल, हमने सारी बातें बता दी थी। देखो, तैयारी जब हम कर रहे हो ना, तो याद रखो कि हमें ज्यादा फैक्ट नहीं, जो मैंने इतिहास कवर करा दिया बस वही फैक्ट था। अब कंसेप्चुअल सारी बातें हैं। फैक्ट में क्या याद रखना है? इनसेट, जीसेट, नेविगेशन के सैटेलाइट RNSS, इसके अलावा मेटसेट, कल्पना 1, एजुसेट, जीसेट 29, जीसेट 11, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो कि ये भारत के सैटेलाइट है जो जियो की कक्षा में मिलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वो सैटेलाइट है भारत के द्वारा भेजे गए जो जियो की कक्षा में मिलते हैं, अब हम इनके उपयोग देख रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक संरचना होती है ट्रांसपोंडर्स। अब समझिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, ट्रांसपोंडर्स। ये जो उपग्रह दूर संचार के होते हैं, आखिर वो दूर संचार करने में मदद कैसे करेंगे? दूर संचार वो कैसे करते होंगे?
तो दूर संचार के लिए इन उपग्रहों पर ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं। दिमाग में अगर ट्रांसपोंडर्स नहीं जा रहे हो, इमेज नहीं बन पा रही हो, तो तिरंगा मूवी में याद करिए जो आखिरी का डायलॉग था या आखिरी का सीन था जिसमें जो फ्यूल निकाल दिया जाता है, कुछ ऐसी ही संरचना दिमाग में रखो कि वो ट्रांसपोंडर जैसा काम करते होंगे। ट्रांसपोंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं ये ट्रांसपोंडर्स? यह उपग्रह की ऐसी युक्तियां होती हैं जो पृथ्वी पर से भेजे गए उच्च आवृत्ति के सिग्नल को निम्न आवृत्ति के सिग्नल में बदलते हैं। इस लाइन पर ध्यान देना। ट्रांसपोंडर्स दूर संचार उपग्रहों में उपयोग की जाने वाली ऐसी युक्ति हैं जो उच्च आवृत्ति के तरंगों को निम्न आवृत्ति में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे भाई? उसका रीजन है। इसलिए बदलेंगे क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो प्रकीर्णन होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के, या जो प्रकीर्णन होता है वो समानुपाती होता है आवृत्ति के। जितना ज्यादा आवृत्ति होगी प्रकीर्णन ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो लंबी दूरी तक सिग्नल नहीं जाएगा। तो हम पृथ्वी से जो सिग्नल भेजेंगे उन सिग्नल को यह निम्न आवृत्ति में बदलेंगे और निम्न आवृत्ति में बदलने के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा हिस्से में हम पहुंचा पाएंगे। तो उच्च आवृत्ति के सिग्नल को निम्न आवृत्ति में इसलिए बदलेगा ताकि उसका प्रकीर्णन कम किया जा सके और उसको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फैलाया जा सके। ये जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं, अमेरिका की एक एजेंसी है, अमेरिका की जो एजेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग अलग ट्रांसपोंडर्स के नाम दिए गए हैं। उन ट्रांसपोंडर्स का फुल फॉर्म भी होता है, याद मत रखिएगा, लेकिन उन ट्रांसपोंडर्स में कुछ ट्रांसपोंडर्स याद रखने हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से ट्रांसपोंडर्स यूज किए जाते हैं, उनका नामकरण है कि वो किस आवृत्ति को बदलते हैं, उनके आधार पर उनका नामकरण किया गया है। तो जैसे एल का मतलब होता है लो, तो इस कारण से लो, फिर हम कहेंगे कि स्मॉल, फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज मतलब एस और एक्स के बीच का एक लेकर आ गए कॉम्प्रोमाइज, फिर एक्स्ट्रा, इस तरीके से। तो इनके फुल फॉर्म भी है पर कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये याद रखना कि ट्रांसपोंडर जो होते हैं ये गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो जो ट्रांसपोंडर्स 1 से 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे वो कहलाएंगे कि वो एल बैंड के ट्रांसपोंडर्स है। इमेज दिमाग में रखना, जो इस आवृत्ति के सिग्नल को चेंज करेगा हम कहेंगे कि वो एल ट्रांसपोंडर्स है, एल बैंड के ट्रांसपोंडर्स है। फिर एस बैंड के ट्रांसपोंडर्स, फिर सी बैंड के ट्रांसपोंडर्स, एक्स बैंड के ट्रांसपोंडर्स, के यू बैंड के ट्रांसपोंडर्स, के बैंड के ट्रांसपोंडर, के ए बैंड के ट्रांसपोंडर, वी बैंड के ट्रांसपोंडर्स और डब्ल्यू बैंड के ट्रांसपोंडर्स। ये मुख्य ट्रांसपोंडर्स होते हैं। इसे सीक्वेंस के रूप में याद रखना। मुझे उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछा जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में भारत ने केयू बैंड के ट्रांसपोंडर्स, के बैंड के ट्रांसपोंडरों का यूज करना शुरू किया है। जो जीसेट 29 या जीसेट 11 है उसमें केयू बैंड के ट्रांसपोंडर यूज किए गए हैं। ये बड़ी रेंज के ट्रांसपोंडर्स हैं। इसका उपयोग हम नॉर्थ ईस्ट में या पहाड़ी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं के लिए करने वाले हैं, क्योंकि 5G अगर हमें लाना है तो 5G के लिए भारत के हर कोने में स्पीड देनी होगी, तो उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी सैटेलाइट की। सैटेलाइट की मदद से हम 5G को ज्यादा बेटर कर पाएंगे। तो ये ट्रांसपोंडर्स हैं अलग अलग बैंड के। ये नामकरण मैंने नहीं किया है, ये अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों ने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों ने किया है। अलग अलग आवृत्ति के आधार पर उन्होंने नाम रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया सी का मतलब कॉम्प्रोमाइज है, एस का मतलब स्मॉल है, एल का मतलब लो है। तो ऐसे इसके सबके नाम है, पर नाम को मत याद रखना। सीक्वेंस में ये जरूर याद रखना कि जो निम्न आवृत्ति के ट्रांसपोंडर्स होते हैं इनको जनरली सैटेलाइट मोबाइल में यूज करते हैं,
और जो भी हम ट्रांसपोंडर्स उच्च आवृत्ति के यूज करते हैं वो टेलीविजन के लिए यूज किए जाते हैं, पर भारत ने अभी इस प्रकार के बैंड के ट्रांसपोंडर्स यूज नहीं किए हैं। भारत अभी वी बैंड और डब्ल्यू बैंड के ट्रांसपोंडर्स यूज नहीं कर रहा है। इस बैंड के ट्रांसपोंडर्स अभी यूज भारत नहीं कर रहा है। तो ट्रांसपोंडर्स बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है, उसे आपको याद रखना है। फिर डाउट देख लेते हैं हम। पुष्पेंद्र, अगर बढ़िया, अगर आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूरा कर लिया है तो बढ़िया। मौसम के पूर्वानुमान के लिए नेट सेट कल्पना, नेट सेट नहीं मैट सेट है, भेजा था जो भारत में मौसम गतिविधि, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर है पहले साइंस का पूरा वीडियो के नोट्स भी कंप्लीट कर लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र। ट्रांसपोंडर उच्च आवृत्ति के सिग्नल को निम्न आवृत्ति के सिग्नल में बदल देते हैं, बढ़िया। और प्रॉब्लम ऑफ प्लेस इन जियो ऑर्बिट वंस डिस्क्राइब इन हिंदू, हम देखेंगे शशिकांत का जो सवाल है कि जो प्लेस का प्रॉब्लम है, मैं जब पढ़ाऊंगा केसलर सिंड्रोम, जब मैं पढ़ाऊंगा अंतरिक्ष कचरा, तब उस पर हम चर्चा करेंगे, पर अभी नहीं, अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष यादव, मुखर्जी नगर में आप कहीं पर भी जब चावला रेस्टोरेंट के आसपास आ जाएंगे तो वहीं पर आपको अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव का बोर्ड दिखाई देगा, उस बोर्ड को देखकर अंदर आ जाइएगा, वहीं पर आपको स्टूडियो मिल जाएगा मुखर्जी नगर में चावला रेस्टोरेंट के आसपास। बत्रा सिनेमा हॉल पहुंच जाइए मुखर्जी नगर में, वही चावला रेस्टोरेंट है, तो बत्रा सिनेमा हॉल के आसपास आपको स्टूडियो मिल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। इन उपग्रहों की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है ट्रांसपोंडर्स, और ट्रांसपोंडरों का भारी वजन ही इन उपग्रहों को भारी करता है। यही ट्रांसपोंडर्स हैं जो उपग्रह के वेट के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन उपग्रहों के विषय में एक और बात याद रखना, फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब है कि उस उपग्रह के सिग्नल पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल तक कवर किए जा सकते हैं। जो उपग्रह जियो की कक्षा में हैं, वह उपग्रह के जो सिग्नल हैं वो पृथ्वी के 42% एरिया तक सिग्नल भेज सकते हैं। जियो कक्षा का कोई भी उपग्रह पृथ्वी के 42% क्षेत्रफल को कवर कर सकता है, 42% एरिया को कवर कर सकता है। एक उपग्रह 42% क्षेत्र में सिग्नल भेज सकता है। अगर हमें पूरी पृथ्वी पर सिग्नल भेजने हैं तो न्यूनतम 3 उपग्रहों की आवश्यकता होगी। न्यूनतम 3 उपग्रह हमें लगेंगे जो पूरी पृथ्वी पर सिग्नल भेजने के लिए जरूरी है। दूर संचार करने के लिए हमें यदि हमारे सिग्नलों को पूरी पृथ्वी पर भेजना है तो हमें न्यूनतम 2 सिग्नल की आवश्यकता पड़ेगी। न्यूनतम 2 सिग्नलों की जरूरत, न्यूनतम 3 उपग्रहों की आवश्यकता पड़ेगी इस पूरी पृथ्वी पर सिग्नल भेजने के लिए। मुख्य रूप से ISCKV प्रकार के ट्रांसपोंडर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी बातों पर ध्यान देना, न्यूनतम 3 उपग्रहों की जरूरत पड़ती है इसके लिए। अब हमारे इसके उपयोग क्या है? इस जियो की कक्षा में जो उपग्रह हैं उनके उपयोग क्या है? क्या आपके दिमाग में बातें मेरी क्लियर हो रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं। हम गरीब लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की भू-स्थिर कक्षा के उपग्रह और उनके उपयोग। अभी हमने जाना भू-स्थिर कक्षा का परिभाषा क्या थी, सारी बातें समझाई मैंने। फिर मैंने उपग्रहों की श्रृंखला बताई, इनसेट, जीसेट, IRNSS, मेटसेट, कल्पनावन, एजुसेट। मेटसेट कल्पनावन एक ही है, एजुसेट, जीसेट 29, जीसेट 11 अभी हाल फिलहाल में भेजे गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होती है ट्रांसपोंडर्स ही है जो उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलता है ताकि प्रकीर्णन कम हो सके। इन ट्रांसपोंडरों का वर्गीकरण आवृत्ति गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति के आधार पर किया गया है। निम्न ट्रांसपोंडर सैटेलाइट मोबाइल के लिए और उच्च ट्रांसपोंडर टेलीविजन सेवाओं के लिए यूज करते हैं। फिर हमने बात की फुटप्रिंट की। किसी भी उपग्रह के फुटप्रिंट का मतलब है कि उसके सिग्नल कितने क्षेत्र तक कवर हो सकते हैं। तो जियो स्टेशनरी में जो सैटेलाइट होता है वो 42% एरिया कवर कर सकता है। इस तरीके से न्यूनतम 3 सैटेलाइट हमें लगेंगे। अब हम उपयोग पर आ रहे हैं।
इनके उपयोग क्या है, इनके अनुप्रयोग क्या है। अब हम इनके उपयोग पर आ रहे हैं। सबसे पहला मोबाइल और टेलीविजन सेवाएं। मोबाइल और टेलीविजन सेवाएं, कौन से मोबाइल? सैटेलाइट मोबाइल। सैटेलाइट मोबाइल के लिए हम इस युक्ति का उपयोग करते हैं। सैटेलाइट मोबाइल की खासियत दो, इसका सिग्नल कभी नहीं जाएगा। सैटेलाइट मोबाइल की दूसरी खासियत यह है कि सैटेलाइट मोबाइल हमेशा उपग्रह संचार पर आधारित हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक टाइम लैप्स, मतलब अभी मैं बोलूंगा मोबाइल पर और सामने वाले को 2 से 3 सेकंड के बाद सुनाई देगा। जैसे हम नॉर्मल मोबाइल पर बात करते हैं तो जितने जल्दी हमने बोला उतने ही टाइम में वहां पहुंच जाता है, एक तरीके से रियल टाइम में ही बात होती है। लेकिन सैटेलाइट मोबाइल में टाइम लैप्स होता है और इसी कारण से आपको अगर याद आता होगा तो पहले इंटरनेट कॉलिंग जब हम करते थे कई बार, तो इस प्रकार की इंटरनेट कॉलिंग में कई बार ऐसा होता था कि टाइम लैप्स हो जाता था, मतलब कहीं ना कहीं सैटेलाइट का यूज हुआ होगा। पर अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिक फाइबर के आधार पर पूरे विश्व में जो इंटरनेट फैल गया है। तो मोबाइल जो सैटेलाइट मोबाइल है और टेलीविजन सेवाएं, तो हम कहेंगे सबसे पहले कि भारत में सैटेलाइट मोबाइल और टेलीविजन सेवाओं के लिए दूर संचार उपग्रहों का महत्व है। टेलीविजन सेवाओं को पूरे भारत में 100% करने के लिए इन्हीं उपग्रहों का योगदान है। इसके लिए भारत के द्वारा जी-सेट श्रेणी के वर्तमान में उपग्रह भेजे जा रहे हैं जो दूर संचार सेवाओं को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के 100% क्षेत्र में टेलीविजन की सुविधा है। वर्तमान में हम कहें तो इन दूरसंचार उपग्रहों की सहायता से हम बाकी चैनलों का भी प्रसारण कर पा रहे हैं। रेडियो प्रसारण से लेकर हम बाकी प्रसारण की बात करें तो वो इन्हीं के द्वारा होगा। अब यहां एक बात समझना कि लाइव टेलीकास्ट कैसे होता है, एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कि सोनी चैनल मेरा है, दिल्ली में है और उस पर मुझे सूर्यवंशम की मूवी दिखानी है। अब सूर्यवंशम की मूवी के लिए क्या करेंगे, जैसे मेरा यहां पर स्टूडियो है, वैसे स्टूडियो है सोनी चैनल का, तो वहां पर सूर्यवंशम की सीडी लगाई जाएगी। उस सीडी के द्वारा जो सीडी लगाई गई उसका कनेक्शन कंप्यूटर से है। वो कंप्यूटर उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग मतलब ये नॉर्मल सिग्नल। ये सिग्नल भेजा जाएगा सैटेलाइट के पास और सैटेलाइट से ये जो सिग्नल है हर एक व्यक्ति के घर में अलग अलग, हम कहेंगे कि डीटीएच लगा हुआ है, वो डीटीएच इसको रिसीव करेगा। वैसे डायरेक्ट डीटीएच को नहीं जाएगा। पुराने जमाने में केबल ऑपरेटरों के छत पर छतरियां लगी होती थी तो पहले वहां जाता था, फिर केबल ऑपरेटर उसे केबल के द्वारा हमारे घर में पहुंचाता था। फिर हमारे घर में जो टीवी में केबल लगाएंगे तो वो मूवी दिख जाएगी। पर अभी वर्तमान में क्या हो गया कि केबल बंद हो गए, तो अब वर्तमान में हर शहर में एक सेंटर है, उस सेंटर पर इसको रिसीव किया जाता है और उस सेंटर से फिर डीटीएच की जो छतरियां है उनको भेजा जाता है। इसलिए आपके घर पर जब डीटीएच लगाने वाला आया होगा तो उसने छतरी का एक डायरेक्शन दिया होगा कि इस डायरेक्शन में लगाओ, सिग्नल उधर से आ रहे होंगे। फिर वो जो डीटीएच से सिग्नल आया है वो सिग्नल हम डिजिटल में वापस कन्वर्ट करेंगे और हमारी टीवी स्क्रीन पर सूर्यवंशम आ जाएगी। तो सोनी वाले ने एक सीडी लगा दी, उसके सिग्नल को एनालॉग में बदला गया, वो ट्रांसपोंडर के पास पहुंचाया गया, मतलब सैटेलाइट के पास पहुंचाया गया। सैटेलाइट ने उसे उस शहर के मेन सेंटर पर रिसीव किया। उस शहर के मेन सेंटर से अब उसको डीटीएच के छतरी तक पहुंचाया गया। फिर उसे डिजिटल में बदलकर हमने अपने टेलीविजन पर मूवी का आनंद लिया। तो सिंपली एक छोटा सा अगर बात करें तो मोबाइल और टेलीविजन सेवाओं में दूर संचार उपग्रहों का बहुत महत्व होता है। फिर दूसरा है दूरस्थ शिक्षा, टेली एजुकेशन। टेली एजुकेशन की अगर हम बात करें तो टेली एजुकेशन के लिए भारत ने एजुसेट भेजा था और इसके लिए वीसेट क्लासेस आपने कभी देखी होगी। जैसे अभी आप लाइव क्लासेस देख रहे हैं वैसे वीसेट क्लासेस भी कई कोचिंग वालों की चलती है अलग अलग जगह पर। अब तो क्या हो गया कि इंटरनेट बहुत आसानी से मिलने लगा। इंटरनेट बहुत महंगा जब था तब वीसेट क्लासेस चलाई जाती थी बहुत सक्सेसफुली, जिसमें बच्चे एक कमरे में बैठकर दिल्ली से टीचर पढ़ा रहा है उसे देख रहा होता है। ये क्लासेस 2 प्रकार की होती थी।
रीड ओनली टर्मिनल, सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल। रीड ओनली टर्मिनल का मतलब होता है कि आप केवल सुन पाएंगे मास्टर को, पर मास्टर से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। और सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल का मतलब होता है कि आप जिसमें सीधे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो टेली एजुकेशन का मतलब कि दिल्ली में बैठकर मैं भारत के सभी शहरों को साइंस टेक पढ़ा रहा हूं, तो हम कहेंगे कि आपको किसी कमरे में जाकर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप अब जो यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, तो वीसेट की जगह पर अब हम इंटरनेट के द्वारा टेली एजुकेशन कर रहे हैं। तो इंटरनेट के द्वारा जब टेली एजुकेशन होगा तो हम उसमें कहेंगे ऑप्टिक फाइबर का योगदान है। लेकिन जब वीसेट के द्वारा ऐसा एजुकेशन कराया जाता था तो हम इसे कहते हैं कि वो दूरस्थ शिक्षा है। देखना, भारत सरकार ने जितने भी मेडिकल कॉलेज है सभी को जोड़ दिया है वीसेट से, ताकि किसी एक बीमारी पर कोई भी डॉक्टर व्याख्यान देने के लिए आए तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समस्त कॉलेजों में वह व्याख्यान सुनाया जा सके और वहां के डॉक्टर भी इस बात को समझ सके कि उस बीमारी से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। हायर इंस्टीट्यूट जितने भी आईआईएम हैं, आईआईटी हैं, इनको भी जोड़ने का प्लान चल रहा है वीसेट के द्वारा, ताकि किसी एक जगह पर जब कोई अच्छा व्याख्यान चले तो उसको सारे जगह पर सुनाया जा सके। तो दूरस्थ शिक्षा में भी इन दूर संचार उपग्रहों का महत्व है, क्योंकि इन दूर संचार उपग्रहों की सहायता से हम एक ही जगह से भारत के कई शहरों में शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। तो पहला है मोबाइल और टेलीविजन सेवाएं, दूसरा है दूरस्थ शिक्षा एजुसेट के माध्यम से, एजुसेट के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, एजुसेट के फुटप्रिंट सबसे ज्यादा होते हैं। मार्च 2007 में इनसेट 4B में बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं राहुल। पर डाउट पर आ जाते हैं, डाउट कोई है? रीड फुल फॉर्म रीड ओनली टर्मिनल और सीट का है सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया राहुल। तो हम अगर कहें तो दूरस्थ शिक्षा भी इनका यूज है। दूरस्थ शिक्षा में भी जियो के कक्षा के उपग्रहों का उपयोग होगा। अब एक और हम उपयोग इसमें देख रहे हैं, इसमें एक और उपयोग कर रहे हैं खोज एवं बचाव कार्यों में। खोज एवं बचाव कार्यों में कैसे? देखना, जो जैसे मान लो कोई जहाज है जो समुद्र में कहीं खो गया है, तो इन जहाजों के पास कुछ ऐसी आवृत्ति के सिग्नल होते हैं जो इन ट्रांसपोंडर्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। तो मान लो कि मैं जहाज लेकर हिंद महासागर में गया, भूल गया हूं, भटक गया हूं, और मैंने उस बटन को दबाया कि मुझे मदद की जरूरत है, तो फिर वो सिग्नल जाएंगे इन ट्रांसपोंडर्स के पास, और जो भी बचाव सेंटर होगा उस बचाव सेंटर को मैसेज भेजा जाएगा। तो हम उसके आधार पर यह जानकारी लगा पाएंगे कि वह सिग्नल कहीं से आया है, तो हम उसके आधार पर उस व्यक्ति को बचा पाएंगे। तो खोज और बचाव के कार्य में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर संचार के क्षेत्रों में जहां पर कोई भी दूर संचार के साधन काम नहीं करे, वहां उपग्रही दूर संचार के साधन बचाव के कार्यों में बहुत योगदान निभाते हैं। तो किसी समुद्र के अंदर जहाज भटक जाए, किसी पहाड़ी क्षेत्र में सैनिकों के लिए अगर हम बात करें, तो इनके द्वारा हम बचाव और राहत के कार्य को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इससे खोज और बचाव के कार्यों में भी मदद मिलती है। खोज और बचाव के कार्यों में भी मदद मिलती है। फिर इसी कक्षा में हमारे नौवहन प्रणाली के उपग्रह हैं, IRNSS के उपग्रह इसी में हैं। देखो क्यों? क्योंकि इस जगह से हम अगर उपग्रह भारत पर, हम ये चाहते हैं ना कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम हो वो इस एरिया को कवर करें, इसी एरिया को कवर करें ना, क्योंकि अमेरिका वालों ने 24 उपग्रह भेजे हैं और वो 24 उपग्रह पूरी पृथ्वी का मैप बनाकर देते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने उपग्रह नहीं थे, हमारे पास कुछ ही उपग्रह हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा भारत का मैप हमारे सामने बनाकर रखें। तो ऑब्वियसली आपको जियो स्टेशनरी कक्षा में ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत के रिस्पेक्ट में स्थिर रहेंगे। तो भारत के रिस्पेक्ट में जब वो स्थिर रहेंगे तो वो सातों उपग्रह भारत का नक्शा या भारत के आस पड़ोस की हमेशा जगह पर निगरानी रखेंगे। तो नौवहन प्रणाली के लिए भी हमारे लिए यह कक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौवहन प्रणाली जो हमारी गरीब लोगों की है वह ऐसी प्रणाली है जो केवल भारत के लिए जरूरी है, अड़ोस पड़ोस के देशों को दायरे में लाएगी, ताकि हम
जानकारी जुटा सके कि अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। तो यह प्रणाली पर भी ध्यान दीजिएगा, इसका भी उपयोग रहेगा, इसका भी उपयोग रहेगा। फिर मौसम के पूर्वानुमान, मौसम के पूर्वानुमान के लिए मेटसेट, मौसम के पूर्वानुमान के लिए मेटसेट, मेटसेट या कल्पना वन उसका नाम रखा गया है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए मेटसेट या कल्पना वन, कल्पना वन का अनुमान, कल्पना वन का उपयोग किया गया है। अगर हम एक सिंपल सी बात कहें तो मेटसेट या कल्पना वन लगातार भारत पर निगाह रखता है और ध्यान देता है कि वहां पर किस प्रकार की हलचल हो रही है, किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, और उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि भारत में मौसमीय परिवर्तन कैसे होंगे। हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी गति से वहां पर हो सकता है चक्रवात आगे बढ़ रहा हो। हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वहां पर हवाएं किस तरीके से या वहां बादलों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो इसके लिए मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी हमने यहां पर भेजा है ताकि वो भारत पर स्थिर होकर हमें भारत पर होने वाले मौसमीय बदलाव को बता सके। फिर दूरस्थ चिकित्सा, दूरस्थ चिकित्सा का मतलब, अब मान लो कि कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं पर बाढ़ आ गई है और वहां पर हमारे सेना के कर्मचारी, बचाव दल के कर्मचारी सबसे पहले पहुंच जाते हैं, पर डॉक्टर पहुंच नहीं पाता है। लेकिन इन सैटेलाइट की मदद से दिल्ली में बैठा हुआ डॉक्टर सीधा सेना के कर्मचारी के सामने एक इंटरेक्टिव पैनल होगा और सेना के कर्मचारी से सीधा बातचीत करेगा। जो भी बीमार होगा उस क्षेत्र में उसको दिखाया जाएगा और डॉक्टर कुछ प्राइमरी जो भी शुरुआती इलाज हो सकता है उसे करने के लिए शुरू कर देगा। तो दुरुस्त चिकित्सा के द्वारा हम राहत और बचाव कार्य में जो दुरुस्त चिकित्सा होती है उसको यूज कर सकते हैं। कोई छोटा सा हॉस्पिटल जैसे अपोलो है, तो अपोलो ने क्या काम करना स्टार्ट किया है कि इसने विदेशों के कई हॉस्पिटलों के साथ टाई अप कर दिया है और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दूरसंचार उपग्रहों के द्वारा वह विदेश के किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर पा रहा है। तो अगर हम बात करें तो इन दूरसंचार उपग्रहों का उपयोग दूरस्थ चिकित्सा में भी करते हैं। दूरस्थ चिकित्सा का तात्पर्य जब दूर बैठकर ही चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके तो इसे दूरस्थ चिकित्सा कहेंगे। और दूरस्थ चिकित्सा में हम जब भी बात करते हैं, दूरस्थ चिकित्सा का सबसे बेहतर लाभ यह होता है कि राहत और बचाव के कार्य को तेज किया जा सकता है। तो क्या क्या याद रखना है आपको इसमें? सबसे पहला मोबाइल और टेलीविजन, फिर दूरस्थ शिक्षा, फिर दूरस्थ चिकित्सा, फिर राहत और खोज और बचाव के कार्य में, फिर आपको याद रखना है मौसम के पूर्वानुमान में। और ये उपग्रह हमारे लिए क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का निर्माण करते हैं, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का निर्माण करने में यूजफुल है। तो जियो की कक्षा में कौन से उपग्रह हैं ये मैंने आज बता दिया आपको। जियो की कक्षा के उपग्रहों के अनुप्रयोग क्या हैं ये भी बताया है। तो आप अनुप्रयोगों को भी लिखिएगा बढ़िया से ताकि मेंस का पूरा सवाल रेडी हो सके। ये मेंस का मटेरियल है। कंटेंट वाइज मैं बता दूं, मेरा फोकस है मेंस पर ज्यादा, क्योंकि इसके जो सवाल है वो मेंस का मटेरियल ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव तो करंट अफेयर है पूरी तरह से, इसलिए आंसर राइटिंग पर ध्यान देना। और तुम्हारे पीसीएस वालों की औकात नहीं है कि वो इससे बियॉन्ड चले जाएंगे, इसलिए इस नोट्स को, इस थ्योरी को बार बार याद रखना। मोबाइल, टेलीविजन, कई बार सवाल आया दूरस्थ चिकित्सा और दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समझा दीजिए जो मैंने समझाया आपको। मौसम के पूर्वानुमान, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली में इन उपग्रहों का क्या योगदान है, समझा दीजिएगा शॉर्ट में। बाकी मैं नौवहन प्रणाली पूरी पढ़ाऊंगा आपको अलग से। अभी तो मैंने केवल और केवल भू स्थिर कक्षा में उपस्थित उपग्रहों के बारे में डिटेल से चर्चा की है। कल मैं आपको चर्चा कराऊंगा ध्रुवीय कक्षा के बारे में। कल मैं चर्चा कराऊंगा ध्रुवीय कक्षा के बारे में। तो ध्रुवीय कक्षा के कौन से उपग्रह हैं और वो कैसे काम करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्लास में भी हम देखेंगे इसमें ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह और उसके अनुप्रयोग। जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करते चलिएगा, क्योंकि मैं व्यू से कुछ ज्यादा खुश नहीं हूं। 1000-2000 बच्चे केवल देख रहे हैं,
जबकि मेरा लक्ष्य था कि लगभग 80-85 हजार अगर सब्सक्राइबर हैं तो 20-22 हजार तो लोग देखने चाहिए, क्योंकि मैं इतना दावा कर सकता हूं कि ये जो कंटेंट आपके पास है आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कभी खुद पढ़कर देख लीजिएगा स्पेस टेक्नोलॉजी, आपको पता चलेगा कि कितना दुख है। और YouTube पर जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी को सर्च करेंगे तो आपको बहुत भयानक चीजें दिखाई देगी, और जिस सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं उस सीक्वेंस में आपका जो नोट्स बन जाएगा, मैं दावा करता हूं कि यूपीएससी और पीसीएस में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, और जितना ज्यादा हो सके व्यू जरूर बढ़ाइए, क्योंकि व्यू जब बढ़ेंगे तो यकीन मानो मैं सिलेबस पूरा करना चाहता हूं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस मेरे मन में अभी भी है कि मैं पूरा करूं, लेकिन 1500 लोग 1600 लोग, अगर इतने सी चीज के लिए मुझे इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैं ये 1500-1600 ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकता हूं? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके व्यू बढ़ाइए, जितना ज्यादा हो सके लोग जोड़िए, ताकि मैं इस कंटेंट को पूरा करूंगा। सारी चीजें पूरी करा सकता हूं मैं, बशर्ते 15 से 20 हजार मिनिमम व्यू आ जाए, तो फिर आप देख सकते हैं कि बदलाव कितने तेजी से होंगे। तो सभी लोग लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करते चलिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और धन्यवाद धन्यवाद जो लोग जिन्होंने भी हमें टीचर्स डे पर बधाइयां दी है, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय, गुड नाइट।